हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो क्लास लेकर आई हूँ वो ज्योग्राफी की क्लास है। तो आप जो लोग पेपर दे रहे हैं सीटेट लेवल 2 का, उनके लिए भी है ये। और जो लोग बीपीएससी टीचर की वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट क्लास है जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है। तो आइए चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट की ओर। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आइए चलते हैं क्लास की ओर और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है। क्वेश्चन है, हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है। पहला ऑप्शन है तारामंडल, दूसरा है मंदाकिनी, तीसरा है ऐरावत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा सौर मंडल है वो किस आकाश गंगा में है, तो वो ऐरावत पथ पर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा भारत के किस शहर के पास से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस शहर के पास से नहीं गुजरती है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन और चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। तो कर्क रेखा भारत के किस शहर के पास से नहीं गुजरती है, आपको ये बताना है। इलाहाबाद, भोपाल, उज्जैन और अहमदाबाद, ये 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा इलाहाबाद। कर्क रेखा इलाहाबाद से होकर नहीं गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है कर्क रेखा नागालैंड से गुजरती है, दूसरा ऑप्शन है कर्क रेखा राजस्थान और झारखंड से गुजरती है, तीसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है कर्क रेखा छत्तीसगढ़ और मिजोरम से गुजरती है, और डी कहता है कर्क रेखा उड़ीसा और असम से गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ और मिजोरम से होकर यहाँ पर गुजरती है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरी ध्रुव हमेशा प्रकाश में रहता है। उत्तरी ध्रुव हमेशा प्रकाश में रहता है, किस दिन रहता है, आपको ये बताना है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक, 21 मार्च से 23 सितंबर तक, 21 जून से 22 दिसंबर तक और 21 जून को। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है, आपको ये बताना है। पहला है भारत से, दूसरा है मिस्र से, तीसरा है मैक्सिको से और चौथा है ईरान से। इन सभी देशों में से कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर ईरान से नहीं गुजरती है, बाकी सभी जगह से यहाँ गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भोर का तारा किसे कहा जाता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा है मंगल, तीसरा है शुक्र, चौथा है बुध। तो भोर का तारा हम किसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। भोर का तारा हम शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको क्या बताना है, सही नहीं है। तो निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कर्क एवं मकर रेखा के बाहर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं होती हैं। दूसरा ऑप्शन है ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है। तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु के समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। या फिर लास्ट ऑप्शन है सूर्य भूमध्य रेखा पर हमेशा लंबवत होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा, यहाँ पर नहीं पूछा है, यानी कौन सा ऑप्शन नहीं है, सही नहीं है। तो दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु के समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, ये बात सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी की गति का कौन सा परिणाम सही सुमेलित नहीं है। पृथ्वी की गति का कौन सा परिणाम
सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। दूसरा ऑप्शन है घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात होती है। तीसरा ऑप्शन है घूर्णन गति के कारण दिन रात की लंबाई में अंतर आता है। और चौथा ऑप्शन है घूर्णन गति पवन एवं समुद्री धाराओं को प्रभावित करती है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन गति के कारण दिन और रात की लंबाई में अंतर होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की उत्तर। 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर कितने मिनट के समय का अंतर होता है? पहला है 12 मिनट, दूसरा है 4 मिनट, तीसरा है 10 मिनट और चौथा है 2 मिनट। तो 1 डिग्री जो देशांतर होगा वो 4 मिनट के अंतर पर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 90 डिग्री पश्चिम देशांतर के ठीक सहारे, 180 डिग्री पूर्व पश्चिम के सहारे परंतु भूखंडों से बचकर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के ठीक सहारे और लास्ट है प्रधान देशांतर के सहारे लेकिन भूखंडों से बचकर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा 180 डिग्री पूर्व पश्चिम के सहारे परंतु भूखंडों से बचकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा शब्द पृथ्वी की सूर्य से निकटतम स्थिति को दर्शाता है? पहला है संक्रांति, दूसरा है विषुव, तीसरा है उपसौर और चौथा है अपसौर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा उपसौर यानी पेरीहेलियन। तो यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। सो पृथ्वी की सूर्य से निकटतम जो स्थिति को दर्शाता है वो है उपसौर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकटतम होती है? कौन सा दिन है जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है? पहला ऑप्शन है 3 जनवरी, दूसरा है 22 दिसंबर, तीसरा है 21 मार्च और चौथा है 4 जुलाई। तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। 22 दिसंबर एक ऐसा दिन है जिस दिन क्या होता है, सूर्य सबसे निकट होता है पृथ्वी के। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर ग्रीष्मकाल में दिन की अवधि क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, बराबर रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो ये है क्या, बढ़ती है। यानी विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर जो ग्रीष्मकाल में दिन की अवधि है वो क्या है, बढ़ती है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? तो कौन सा है? पहला है बुध, दूसरा पृथ्वी, तीसरा नेपच्यून, चौथा मंगल। तो यहाँ जो सबसे ठंडा ग्रह है वो है नेपच्यून। नेपच्यून क्या है, सबसे ठंडा ग्रह है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब पड़ता है? पहला है पूर्ण ग्रहण, दूसरा है सूर्य ग्रहण, तीसरा है चंद्र ग्रहण और चौथा है खंड ग्रहण। तो क्या पड़ता है यहाँ पर? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चंद्र ग्रहण। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए, पृथ्वी आ जाए, तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कहता है, किस जगह से प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है? यानी प्राइम मेरिडियन जो लाइन है वो कहाँ से गुजरती है? पहला है ग्रीनविच रेखा, दूसरा है पर्थ रेखा, तीसरा है ग्रीनलैंड, चौथा है सिडनी। तो यहाँ कहाँ से ये गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इसका एक और नाम है ग्रीनविच रेखा, इसे ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है? किस देशांतर से भारत का जो मानक समय है वो निर्धारित किया जाता है? पहला ऑप्शन है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर और सी कहता है 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और डी कहता है 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा?
प्रश्न नंबर 17 का जो सही उत्तर होगा वो होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इससे क्या है, भारत का राष्ट्रीय मानक समय यहाँ पर निर्धारित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। 1 डिग्री देशांतर की जो सर्वाधिक दूरी है वो कहाँ पर होगी। पहला ऑप्शन है 45 डिग्री अक्षांश पर, दूसरा है मकर रेखा पर, तीसरा है विषुवत रेखा पर और चौथा है कर्क रेखा पर। यानी 1 डिग्री देशांतर की जो सर्वाधिक दूरी है वो कहाँ होगी, आपको ये बताना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर क्या होगा, तो यहाँ पर 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में किस कारण दिन की अवधि में अंतर आता है। पहला है पृथ्वी के कक्षा में भ्रमण से, दूसरा है पृथ्वी की धुरी पर झुकाव से, तीसरा है पृथ्वी के धुरी पर भ्रमण से और चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर कथन है दिए हुए हैं, इन कथनों में से आपको छांटना है। पहला जो ऑप्शन है, पहला कथन है वो कहता है, सत्य आपको छांटने हैं इसमें से। भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक अधिकेंद्र पर होती है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता अधिकेंद्र से दूर जाने पर कम हो जाती है। प्राथमिक तरंगों की गति द्वितीयक तरंगों की अपेक्षा अधिक होती है। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन कहता है का और खा सही है, केवल का सही है, का और गा सही है, सभी सही हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी यहाँ सारे ही कथन जो हैं क्या है वो सही हैं, सारे ही कथन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा पृथ्वी की परतों का सही क्रम है। कौन सा पृथ्वी की परतों का सही क्रम है। पहला है सीमा निफे सियाल, निफे सियाल सीमा, तीसरा है सियाल सीमा निफे, चौथा है सीमा सियाल निफे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो होगा सियाल सीमा निफे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का आंतरिक कोर किस अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है वो किस अवस्था में पाया जाता है। पहला है कठोर, दूसरा है तरल, तीसरा है गैसीय, चौथा है प्लास्टिक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। यहाँ पर जो सही होगा वो होगा हमारा पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है वो यहाँ पर ये प्लास्टिक नहीं होगा, यहाँ इसको ठीक कर ले। पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है वो किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये हमारा कठोर अवस्था में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। सिलिका एवं मैग्नीशियम सीमा, यानी सीमा का पूरा नाम क्या है, तो सिलिका और मैग्नीशियम है। और सीमा का पूरा नाम क्या है, सिलिका और मैग्नीज है। निफे का पूरा नाम निकिल और फेरस है। और सियाल का पूरा नाम सिलिका और एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 23 के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये जोड़ा गलत है। सिलिका एवं मैग्नीज जो है वो नहीं है सीमा का फुल फॉर्म, बल्कि सीमा का फुल फॉर्म है सिलिका और मैग्नीशियम। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है, भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, ऑक्सीजन का, सिलिका का, हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन का। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सिलिका का। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जा रहा है भूपर्पटी में, तो सिलिका पाया जा रहा है। ग्रेफाइट कौन सा खनिज है। पहला है सिलिकॉन प्रधान, दूसरा ऑक्सीजन प्रधान, तीसरा कार्बन प्रधान और चौथा है मैग्नेटाइट। तो यहाँ पर 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन प्रधान। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 25। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट आग्नेय शैल को क्या कहा जाता है। आग्नेय शैल को
क्या कहा जाता है, यानी इग्नियस जो सेल है उसको हम क्या कहते हैं। पहला है मौलिक सेल, दूसरा कठोर सेल, तीसरा गौड़ सेल, चौथा है कायांतरित सेल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा मौलिक सेल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेनाइट कौन सी सेल है। पहला है अधिवितलीय, दूसरा है बहिर्वेधी, तीसरा है पातालीय, चौथा है धरातलीय। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा पातालीय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आग्नेय सेल की नहीं है, ये बताना है आपको। पहला है यह स्तर युक्त होती हैं, या रवेदार होती हैं, या सघन होती हैं, या अरंध्री होती हैं। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो क्या है, ये स्तर युक्त होती हैं, यानी इनके अंदर स्तर होता है, लेवल्स होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अवसादी सेलों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। पहला है अरंध्री सेलें, दूसरा है कायांतरित सेलें, तीसरा है स्तरित सेलें, चौथा है अस्तरित सेलें। तो प्रश्न नंबर 29 का जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी होगा स्तरित सेलें, यानी स्तर इसके अंदर भी पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, बालू का पत्थर कौन सी अवसादी सेल है। यांत्रिक क्रियाओं से निर्मित सेल, कार्बन प्रधान सेल, चूना प्रधान सेल, या फिर जैविक तत्वों से निर्मित सेल। प्रश्न नंबर 30 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यांत्रिक क्रियाओं से निर्मित सेल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्लेट किसमें कायांतरित होती है। स्लेट किसमें कायांतरित होती है। सिस्ट में, हीरा में, फाइलाइट में, या फिर ग्रबनोस में। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा सिस्ट में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिग्नाइट कोयला किसमें कायांतरित होता है। पीट में, एंथ्रेसाइट में, हीरा में, या फिर बिटुमिनस में। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिटुमिनस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, संसार की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। पूर्वी अफ्रीका भ्रंश, दामोदर घाटी भ्रंश, राइन नदी भ्रंश, और कैलिफोर्निया भ्रंश। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पूर्वी अफ्रीका जो भ्रंश है वो सबसे बड़ी और सबसे लंबी भ्रंश है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब गतिशील साधनों के साथ कंकड़, गोलास, पत्थर इत्यादि बहते हुए जल द्वारा घिस कर काटे जाते हैं तो वह क्रिया कहलाती है सन्निघर्षण, जलगति क्रिया, अपघर्षण, या फिर अपवाहन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अपघर्षण। इसको क्या बोलते हैं, अपघर्षण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्थलाकृतियाँ किसका प्रतिफल हैं। पहला है प्रक्रम, अवस्था एवं संरचना, दूसरा है संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था, तीसरा है अवस्था, प्रक्रम एवं संरचना, और चौथा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आएगा संरचना, फिर प्रक्रम, फिर उसके बाद अवस्था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस अवस्था में सकरी, गहरी और तंग घाटियों का निर्माण नदी द्वारा किया जाता है। पहला है प्रौढ़ावस्था, दूसरा वृद्धावस्था, तीसरा मृतावस्था, और चौथा युवावस्था। तो प्रश्न नंबर 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा युवावस्था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदी युवावस्था में कौन सी आकृति नहीं बनाती है, ये आपको बताना है। कैनियन, एस्चुरी, जलप्रपात, या गार्ज। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा एस्चुरी। एस्चुरी नहीं बनाती है जब यंग स्टेज में होती है नदी, तो क्या करती है, एस्चुरी का फॉर्मेशन नहीं बनाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न है, कहाँ पर जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। जलोढ़ शंकु का निर्माण कहाँ पर होता है। नदी के तट पर, समतल मैदान पर, पर्वतीय और मैदान के मिलन स्थल पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, पर्वतीय और मैदान के मिलन के जो स्थान होते हैं वहाँ पर क्या बनता है, जलोढ़ शंकु बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी का डेल्टा किस आकार का है। अग्रवर्ती, पलीयुक्त, त्रिभुजाकार, या प्रगतिशील। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो क्या है, त्रिभुजाकार है, ट्राइंगल है यहाँ का जो डेल्टा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल का वह क्षेत्र जहाँ जल एकत्रित रहता है किस नाम से जाना जाता है। संतृप्त मंडल, जल भरा, भौम जल स्तर, या फिर कुआं।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा संतृप्त मंडल। कहाँ पर स्टोर रहता है, एकत्रित रहता है, तो संतृप्त मंडल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्वत शिखरों पर हिम का जमाव क्या कहलाता है। यानी पर्वत शिखर पर जब हिम यानी बर्फ़ जम जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हिम चादर बोलते हैं, गिरिपदीय हिमानी बोलते हैं, पर्वतीय हिमानी बोलते हैं, या हिम टोपी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा इसको बोलेंगे हिम टोपी। कितना प्यारा नाम है, हिम टोपी। कितना अच्छा लगेगा अगर बर्फ़ की टोपी बन जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, और अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय मग्न तट का उथला भाग जो जलमग्न रहता है क्या कहलाता है। महाद्वीपीय जो मग्न तट का उथला भाग है, तो पहला है निम्न किनारा, दूसरा बाहीं किनारा, तीसरा तट और चौथा अग्र किनारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, इसको बोलते हैं निम्न किनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनामी किससे संबंधित है। पहला है हिमानी से, सागर के भूकंप से या फिर प्रवाहित जल से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सागर में भूकंप से। सुनामी किससे संबंध है, तो सागर के अंदर जब भूकंप आ जाता है तो सुनामी की लहर आती है। 2004 में बहुत ही भयानक सुनामी की लहर आई थी, आप सभी को याद होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपतटरोधक का निर्माण कहाँ पर होता है। तट से दूर, सागरीय तल के समीप, तट के नज़दीक या तट पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तट पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, और अगला क्वेश्चन है, उस स्थान को क्या कहा जाता है जहाँ से भूकंप लहरों की उत्पत्ति होती है। यानी भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है हम उसको क्या बोलते हैं, कंप केंद्र बोलते हैं, उत्पत्ति केंद्र बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कंप केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, कंप केंद्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर 700 मीटर से अधिक ऊंचे भाग और तीव्र ढाल को क्या कहा जाता है। मैदान, पर्वत, पठार या फिर घाटी। क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं पर्वत। 700 मीटर से अधिक ऊंचे जो भाग होंगे और तीव्र ढाल होगा वहाँ पर, उसको हम क्या बोलेंगे, पर्वत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, अगला क्वेश्चन कहता है, कटकों, शिखरों और घाटियों से युक्त पहाड़ियों का लंबा क्रम क्या कहलाता है। पर्वत समूह, पर्वत तंत्र, पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला। तो प्रश्न नंबर 47 का जो सही उत्तर है वो है पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पठारी प्रदेशों में कौन से खनिज पदार्थ का अभाव होता है। पहला है कोयला, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा है लौह अयस्क, चौथा है खनिज तेल। 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, खनिज तेल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, और अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा घटते क्रम में सही है। पहला है वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, दूसरा है जैवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, तीसरा है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है, पहले है आता है वायुमंडल, फिर स्थलमंडल, फिर जलमंडल, फिर जैवमंडल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सही क्रम बताना है। स्थलमंडल, बैरोस्फीयर, पायरोस्फीयर, या फिर स्थलमंडल, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर, या फिर पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर, स्थलमंडल, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो बी वाला ऑप्शन है ये सही होगा, स्थलमंडल, फिर आएगा पायरोमियर, फिर आएगा बैरोस्फीयर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर पर पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के कौन से स्तर पर पाया जाता है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा आयन मंडल। तो हमेशा ये मीजोस्फीयर में पाया जाता है। 51 का बी ऑप्शन सही होगा। मीजोस्फीयर में नहीं बल्कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है जहाँ ताप हमेशा समान रहता है, समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल का सर्वाधिक भार किस मंडल में स्थित है। क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। तो यहाँ हम बात करें सबसे ज़्यादा जो भार है वो किसके ऊपर है, तो क्षोभ मंडल के ऊपर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से विकसित
विकिरित अत्यंत गर्म पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल से किस भाग द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है? परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल? तो यहाँ पर 53 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ओजोन मंडल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? पहला है ओजोन, दूसरा समताप, तीसरा परिवर्तन, चौथा आयन। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा आयन मंडल, क्योंकि आयन मंडल क्या होता है, इसमें जो है सारी रेडियो के जो एंटीनाज होते हैं वो यहाँ पर ही स्थापित होते हैं। रडार के लिए भी यहीं पर क्या होते हैं, आयन मंडल ही क्या है, उपयोगी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, और अगला क्वेश्चन है हमारा, तापमान की स्थिरता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या बाह्य मंडल? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है समताप मंडल, क्योंकि ताप यहाँ हमेशा स्थिर रहता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? घोड़े के अक्षांश से किसको जाना जाता है? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, विषुवतीय रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी? तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। उपोष्ण उच्च वायुदाब की जो पेटी होती है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण, संवहन, विकिरण या फिर संघनन? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा संघनन, यानी कंडेंसेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, और अगला क्वेश्चन कहता है, वायुमंडल मुख्यतः किसमें गर्म होता है? पृथ्वी के विकिरण के द्वारा, पृथ्वी की गति के घर्षण से, सूर्य की सीधी किरण से या फिर पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा विकिरण के द्वारा, पृथ्वी के जो विकिरण है उसके द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल वाष्प की मात्रा पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तापमान का, वायु का, वर्षा का या फिर सारे? तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, तापमान का प्रभाव पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुद्र तल से ऊपर उठने पर तापमान में क्या होता है? पहला है, तापमान एक स्थापित दर से घटता बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है। क्या होता है आपको ये बताना है। तो यहाँ क्या होगा, तापमान घटेगा। समुद्र तल से ऊपर उठने पर तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल को अधिकांश तापमान की प्राप्ति किससे होती है? पहला है पार्थिव ऊर्जा से, दूसरा है सूर्य विकिरण से, तीसरा है गुप्त ताप से और चौथा है लघु तरंग से? प्रश्न नंबर 61 का जो सही उत्तर है वो है पार्थिव ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूरे साल एक दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनें कहलाती हैं? स्थानीय पवनें, ध्रुवीय पवनें, सामयिक पवनें या फिर सनातनी पवनें? तो इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं सनातनी पवनें, यानी कभी भी अपना ये दिशा परिवर्तन नहीं करती, सदा एक ही तरफ को ये फ्लो होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, संसार के अलग अलग हिस्से में कुछ स्थानीय पवनें चलती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? लीबिया में गिबली चलती है, स्पेन में लेवेची चलती है, इटली के उत्तरी भाग में बोरा और ट्यूनिस हवनू? तो यहाँ पर कौन सा जो है गलत है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो ट्यूनिस है वो यहाँ पर गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी स्थायी पवन है? इन पवनों में से कौन सी पवन स्थायी है? स्थल समीर, सिंधु समीर, मानसून या फिर पछुआ पवनें? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पछुआ पवनें हैं वो क्या है, स्थायी पवनें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, और अगला क्वेश्चन कहता है, किसी वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित आर्द्रता को क्या कहा जाता है? विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता या फिर आर्द्रता? 65 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, निरपेक्ष आर्द्रता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? स्थानीय पवनें, चक्रवात हवाएं, प्रति चक्रवात हवाएं और सभी? यहाँ पर 66 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रति चक्रवात हवाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस तूफान को क्या कहा जाता है
जिसमें पवनें नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं। पहला है प्रतिचक्रवात, दूसरा है तड़ित चक्रवात, तीसरा है वाताग्र, चौथा है टाइफून। तो 67 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तड़ित चक्रवात यहाँ पर सही उत्तर होगा। अधिक वर्षा के क्षेत्र पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में, विषुवत रेखीय क्षेत्र में या फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? विषुवत रेखीय क्षेत्र में। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी, आप सभी को हो सकता है पहले से पता हो, नील, अमेजन, यांगसी, मिसिसिपी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 69 का वो होगा नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कितनी बार? तो 2 बार। पहला है नील, दूसरा अमेजन, तीसरा कांगो और चौथा है मिसिसिपी, मिसौरी। तो प्रश्न नंबर 70 का सही है, कांगो जायरे जो है वो क्या है? 2 बार काटती है विषुवत रेखा को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महासागर की जलधाराओं का एक प्रभाव यह होता है कि जल को समान रूप से बांटती हैं, तटीय जलवायु को सम बनाती हैं, जलीय तापमान का समान वितरण करती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। 71 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, तटीय जलवायु को सम बनाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेल नहीं है, कौन सा मेल सही नहीं है? पहला है कैनरी धारा अफ्रीका के उत्तरी तट के साथ बहती है, दूसरा है एल नीनो पेरू तट पर, तीसरा है अगुलहास पश्चिमी अफ्रीका तट पर और चौथा है क्यूरोसिवो जापान तट पर। तो प्रश्न नंबर 72 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, अगुलहास पश्चिमी अफ्रीका तट पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महासागरीय लवणता का औसत प्रतिशत क्या है? महासागरीय लवणता का औसत प्रतिशत क्या है? पहला है 30%, दूसरा 34%, तीसरा 35% और चौथा है 37%। तो प्रश्न नंबर 73 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, 35% यहाँ पर महासागरीय लवणता का औसत प्रतिशत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक से बहती है? अफ्रीका के पूर्वी तट, एशिया के पूर्वी तट, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट या फिर अफ्रीका के पश्चिमी तट। तो यहाँ पर 74 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। कितने महाद्वीप? तो 3। पहला है अरब सागर, दूसरा कैरेबियन सागर, तीसरा है भूमध्य, चौथा है लाल। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो है भूमध्य सागर। ये क्या करती हैं? 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए, सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रत्येक ज्वार के बाद भाटा आने में कितना समय लगता है? 6 घंटे 13 मिनट, 6 घंटे या फिर 6 घंटे 15 मिनट या लास्ट कहता है 6 घंटे 52 मिनट। तो ज्वार भाटा जो आता है वो ज्वार के बाद भाटा कितनी देर में आएगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो 77 का जो सही उत्तर है वो 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या आ जाएगा? भाटा भी आएगा अगर ज्वार आया है तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा ठंडी धारा है? पहला है वेंगुएला, दूसरा है क्यूरोसिवो, तीसरा है गल्फ स्ट्रीम, चौथा है फ्लोरिडा। तो यहाँ ठंडी धारा कौन सी है? 78 का वेंगुएला जो है वो क्या है? ठंडी धारा है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, दूसरा है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे और चौथा है अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे। प्रश्न नंबर 79 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति, जिसे इंग्लिश में ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 80 कहता है, किसी स्थान विशेष पर अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का जो अध्ययन है हम उसको क्या बोलेंगे? ऋतु, जलवायु, मौसम या फिर वातावरण। अल्पकालीन यानी थोड़े समय के लिए, तो यहाँ पर हम उसको मौसम बोलते हैं। वहाँ के क्या है? वेदर बोलेंगे।
वेदर की जानकारी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? पहला है पर्वतों की स्थिति, दूसरा है खनिज संपदा, तीसरा है भूमध्य रेखा की दूरी और चौथा है प्राकृतिक वनस्पति। प्रश्न नंबर 81 का जो सही उत्तर है वो है खनिज संपदा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मिट्टी का स्लेटीपन, मिट्टी का जो स्लेटीपन है वो किस कारण होता है? रेड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड और ह्यूमस की न्यूनता या फिर ह्यूमस की अधिकता। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी होगा। ह्यूमस की न्यूनता के कारण क्या होता है? मिट्टी का रंग स्लेटी रंग का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाना घास के मैदान से क्वेश्चन है और ये कहता है निम्नलिखित में से सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी मध्य अमेरिका, अफ्रीका, अमेरिका या फिर मध्य एशिया। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी मध्य अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। उत्तरी मध्य अफ्रीका में सवाना के घास के मैदान जो है वो पाए जाते हैं। अगला है सही मेल नहीं है। कौन सा नहीं है ये बताना है। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, पम्पास अर्जेंटीना और कैटरबरी न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत समय नहीं लेते हुए जल्दी इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे ताकि आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। ये कहता है संसार के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि की जाती है? 25, 50, 15 या फिर 10? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 10%। केवल 10% ज़मीन पर ही आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस फसल का उत्पादन विवरण विश्व में सर्वाधिक है? क्षेत्रफल के हिसाब से आपको बताना है। चावल, गेहूँ, चाय, मक्का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। ऑप्शन नंबर बी गेहूँ सही था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? भारत, सऊदी अरब, ब्राज़ील, इथोपिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है संसार में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया, रूसी गणराज्य, भारत या फिर मैक्सिको। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भारत। सबसे ज़्यादा चीनी कौन उत्पादन करता है? भारत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में संसार का कौन सा देश गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन। 89 का जो सही उत्तर है वो क्या है? चीन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चावल पैदा करने के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? कौन सी मिट्टी में चावल सबसे अच्छा पैदा होगा? दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, अम्लयुक्त मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी। प्रश्न नंबर 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अम्लयुक्त मिट्टी। अम्लयुक्त मिट्टी क्या है? ये चावल के उत्पादन में सबसे अच्छा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मक्का किस जलवायु की फसल है? शीतोष्ण कटिबंध, नम उष्ण शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या फिर उष्ण कटिबंध। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा नम उष्ण शीतोष्ण कटिबंध। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए कपास की खेती के लिए सर्वाधिक अच्छी मिट्टी कौन सी है? चूना प्रधान मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी। प्रश्न नंबर 92 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कपास किस जलवायु का पौधा है? शीत तथा शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है, उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गन्ना किस जलवायु की फसल है? पहला है उष्ण कटिबंधीय, दूसरा है उष्ण एवं आर्द्र कटिबंधीय, तीसरा शीतोष्ण कटिबंधीय, चौथा है उपोष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उष्ण एवं आर्द्र कटिबंधीय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस भौगोलिक दशा में चाय की खेती नहीं की जा सकती? यानी कौन सी ऐसी भौगोलिक दशा है जब चाय की खेती नहीं कर सकते? समतल क्षेत्र में, तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस में, उष्ण आर्द्र जलवायु में या फिर
25 सेंटीमीटर से 225 सेंटीमीटर की जो वर्षा है उसमें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1। समतल जो क्षेत्र है वहाँ पर चाय की खेती नहीं की जा सकती। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस देश में जनसंख्या की अधिकता होती है वहाँ किन फसलों की कृषि की जाती है? खाद्यान्न, बागानी फसल, रेशे वाली फसल या फिर व्यापारिक फसल? तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है खाद्यान्न। खाद्यान्न फसल की उपज ज़्यादा की जाती है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसार में कौन सा देश सर्वाधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है? मलेशिया, थाईलैंड, भारत या फिर इंडोनेशिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है मलेशिया, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर मलेशिया में सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक रबर है उसका उत्पादन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत या फिर रूस? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस सागर में मछलियाँ सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं? छिछले सागर, खुले सागर, गहरे सागर, घिरे सागर? तो यहाँ पर जो सही है वो क्या है? छिछले सागर में मछलियाँ सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति कौन सा संसाधन है? जलीय, जीवीय, निर्जीवीय या प्राकृतिक? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पर हमने अपने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। और आपको वीडियो कैसी लग रही है आप सब कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि हमें भी कुछ समझ आए कि जो मैं बना रही हूँ वीडियोज़ वो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती रहे। आइए आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 101। ये कहता है, किस महाद्वीप में टैगा वन सर्वाधिक आच्छादित हैं? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या फिर यूरोप? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे घास के मैदान एवं उनके क्षेत्र दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है एशिया स्टेप्स, ब्राज़ील कंपोज, वेनेजुएला प्रेरी और ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। तो 102 का जो सी है, वेनेजुएला में प्रेरीज जो घास के मैदान है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न क्या कहता है आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर ये प्रश्न कहता है, कंपोज सवाना घास के मैदान हैं वह किस देश में पाए जाते हैं? ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ब्राज़ील में। कंपोज जो सवाना घास के मैदान है वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। कौन से देश? ब्राज़ील देश। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, आप सभी जो सीटेट का एग्ज़ाम, बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और ये वीडियो सीटेट के लेवल 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर एसएसटी सब्जेक्ट आपका 60 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है। और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनमें तो ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट है ही। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।